साल 2024 की लगभग हर परीक्षा में आज की कक्षा से रिलेटेड सवाल पूछा गया। नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वो है विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां, और साल 2024 में लगभग हर परीक्षा में इसके एक या दो क्वेश्चन आए। तो जिस भी बच्चे की इस टॉपिक पर कमांड थी उसके हर परीक्षा में एक या दो नंबर इस सवाल से पक्के हो गए थे। तो बच्चों, आज की कक्षा को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जल संधियां क्या होती हैं। तो बच्चों, जल संधियों का मतलब है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, कि दो जल राशियों को मिलाना और दो स्थल खंडों को पृथक करना, यही जल संधियों का काम होता है। जल संधियों की सही डेफिनेशन यहां लिखी हुई है। जल संधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं तथा दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। इनका व्यापारिक तथा सामरिक महत्व होता है। इस संदर्भ में जिब्राल्टर और मलक्का जल संधियों का उदाहरण लिया जा सकता है। बच्चों, विश्व का 1/3 व्यापार केवल एक स्टेट से होता है, एक जल संधि से होता है, और उसका नाम है मलक्का जल संधि। और दोनों जल संधियों को यदि मिला दिया जाए तो विश्व का 40% व्यापार इन दो जल संधियों से होकर गुजरता है। ठीक है बच्चों, तो व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेरिंग जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बॉब अलमंडेव जल संधि और टॉरस जैसी जल राशियां ये क्या करती हैं? ये महाद्वीपीय विभाजक का काम भी करती हैं। तो जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा गया है। सुगारू या डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाली रेल सुरंग भी बनाई गई है। अंडर वाटर रेल सुरंग भी बनाई गई है। कौन कौन सी से? सुगारू से और डोवर जल संधियों से। बेरिंग सागर जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो बच्चों, जब मैंने आपको इंटरनेशनल लाइन ऑफ डेट मतलब डेट के बारे में जब बताया था, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेवल टू द ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू द वेस्ट वन डे विल बी लेस। तो यही उसी रेखा से पूर्व में जाने की तरफ से यदि हम पूर्व की ओर में जाएंगे तो हमको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा स्पेंड करने के लिए, और यदि हम वेस्ट में जाएंगे तो हमारा एक दिन कम हो जाएगा। तो वो भी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में जितनी भी जल संधियां हैं उनके नाम बताऊंगा, कहां कहां कौन सी जल राशियों को जोड़ती हैं, कौन से स्थल खंडों को अलग करती हैं, साथ में मैप पर उनकी लोकेशन भी आज आपको बताऊंगा। तो बच्चों, चलिए जल्दी से हम बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहां किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो बच्चों, सबसे लास्ट में मैं आपको मैपिंग भी कराऊंगा। तो मलक्का जल संधि क्या काम करती है? अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ती है। साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। चाइना और डिफरेंट 6-7 कंट्रीज के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है साउथ चाइना सी। तो उसी साउथ चाइना सी को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करती है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया को पृथक करती है। मतलब जब हम किसी स्थल खंड की बात करेंगे उन दोनों को अलग करेगी, जब हम जल राशियों की बात करेंगे उनको जोड़ेगी। और सुंडा जल संधि क्या करती है? जावा सागर को और हिंद महासागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया के अंतर्गत आती है। इसका मतलब कि जिस भी स्थल खंड के पास यह जल संधि है, सुंडा जल संधि है, उसके आसपास जो दोनों भाग हैं वो इंडोनेशिया के ही हैं। उसके बाद पाक स्टेट क्या करती है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद युकाटन जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, साथ में मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। सबकी अच्छी तरह से आपको लोकेशन बताऊंगा मैप पे, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लेना है। और इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज चुका हूं, तो आपको वहां से इसको देख लेना है। मेसीना जल संधि ये भूमध्य सागर में स्थित है और इटली और सिसिली के बीच में, सिसिली एक आइलैंड है जो कि इटली के अंतर्गत ही आता है। सिसिली इटली का ही भाग है, और इन दोनों के बीच में मतलब इटली का मुख्य भाग और सिसिली जो द्वीप है, इन दोनों को मतलब पृथक करता है और भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है। उसके बाद ओरंटो जल संधि क्या करती है? एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को मिलाती है, इटली और अल्बानिया के को अलग करती है। बॉब अलमंडेव जल संधि का क्या काम है? लाल सागर को अदन की खाड़ी से मिलाती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से मिलाना और यमन और जिबूती
जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे एक छोटी सी कंट्री है, उसको यमन से अलग करने का काम करती है बॉब अलमंडेव जल संधि। उसके बाद कुक जल संधि। तो कुक जल संधि बच्चों, जो भी व्यक्ति जिसने इस मतलब न्यूजीलैंड की खोज की थी उसके उनके नाम पर ही कुक जल संधि का नाम पड़ा है। और कुक जो क्या कहते हैं, जो न्यूजीलैंड है ये दो बड़े आइलैंड के बीच में बटा हुआ है, मतलब उत्तरी न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। साउथ न्यूजीलैंड को उत्तरी न्यूजीलैंड से अलग करने का काम करती है कुक जल संधि। और ये जो पूरा एरिया है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो न्यूजीलैंड है उसकी अवस्थिति है दक्षिण प्रशांत महासागर में, तो दक्षिण महासागर ही इसका मतलब दक्षिण प्रशांत सागर में ही लाई करता है, ये किसी को अलग नहीं करता, क्योंकि टोटली इज सिचुएटेड इन साउथ पैसिफिक ओशियन। और मोजाम्बिक चैनल भी हिंद महासागर में ही अवस्थित है पूरे का पूरा। और ये मोजाम्बिक को मालागासी से अलग करता है। मालागासी का नया नाम क्या है बच्चों? मालागासी का नया नाम है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर को मोजाम्बिक से अलग करता है। उसके बाद नॉर्थ चैनल क्या करता है? आयरिश चैनल और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है, इसको पृथक करता है। उसके बाद टॉरस जल संधि क्या करती है? अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को आपस में अलग करती है, पृथक करती है। उसके बाद बॉस जल संधि क्या करती है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को मिलाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि इधर तस्मान सी है, इधर दक्षिण सागर है। दक्षिण मतलब साउदर्न, जो भी मतलब हेमिस्फीयर के आसपास जो भी साउदर्न पोल के आसपास जो भी सागर है, महासागर है, उसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन। उसके बाद बेरिंग जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से होकर इंटरनेशनल जो डेट लाइन निकलती है, और ये बेरिंग सागर और चुकची सागर को मिलाती है, अलास्का और रूस को अलग करती है। फिर उसके बाद बोनोफेसियो भी मेसिना जल संधि की तरह भूमध्य सागर में सिचुएटेड है, और ये कॉर्सिका और सार्डिनिया को अलग करती है। कॉर्सिका और सार्डिनिया भी इटली के भाग ही हैं। तो बेटा परमा, मोडेना, टस्कनी, कॉर्सिका, सार्डिनिया, सिसिली, ये सभी इटली के भाग हैं। चलिए, उसके बाद बॉस्पोरस जल संधि, काला सागर को मरमरा सागर से मिलाने वाली, साथ ही में पूरी तरह से तुर्की में सिचुएटेड है। डार्डिनल जल संधि या फिर कोनेकल जल संधि या फिर गल्लीपोली जल संधि, ये सभी इसी को कहा जाता है। ये मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में है, तुर्की में ही अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद डेविस जल संधि क्या करती है? बाफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। उसके बाद डेनमार्क जल संधि का है? उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है और ग्रीनलैंड और आइलैंड के बीच में आती है। डोवर जल संधि क्या करती है? इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अवस्थित है। उसके बाद फ्लोरिडा जल संधि कहां है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। सबकी लोकेशन आपको बताऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से याद कराऊंगा, और यूएसए और क्यूबा को पृथक करती है। उसके बाद हरमुज जल संधि, स्टेट ऑफ हरमुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकेशन के वाइज। फारस की खाड़ी को, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान और ईरान के बीच में अवस्थित है, दोनों को पृथक करती है। उसके बाद हडसन जल संधि क्या करती है? हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बहुत ही जो भी स्टेट होती है वो बहुत ही संकरी जगह होती है एज कंपेयर टू जो मेन सागर या मेन महासागर होते हैं, या मेन जो जल राशियां होती हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही संकरी जगह होती है, और उसको जोड़ने का काम करती है। हडसन की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, दोनों ही कनाडा में स्थित है। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो महाद्वीपों को अलग करने का काम करती है। इधर अफ्रीका है, उधर ऊपर यूरोप है, दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि, और दोनों को अलग काम करने का काम करती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को के बीच में है। मोरक्को कहां है? मोरक्को हो गया अफ्रीका में और स्पेन हो गया यूरोप में। ठीक है, दोनों को अलग करने का काम करती है। उसके बाद मैगलन जल संधि कहां पड़ती है? चिली में पड़ती है। प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आप यहां पे दक्षिण प्रशांत लिख लीजिए, दक्षिणी प्रशांत को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ती है। मक्कासार जल संधि जावा सागर और सुलेबीज सागर के, इसके जो
पास में है सुलेबेसी आइलैंड है, किसका? इंडोनेशिया का। सुलेबेसी आइलैंड की वजह से ही इसका नाम सेलेबीज सागर है, इंडोनेशिया में पड़ती है। सुगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। होक्काइडो और होंशु द्वीप जो है जापान के पार्ट हैं। 3 महत्वपूर्ण आइलैंड हैं जापान के, होंशु, होक्काइडो और क्यूशू, होंशु, होक्काइडो। ये तीन मतलब मेन आइलैंड हैं जापान के, और उन्हीं 3 आइलैंड में से 2 आइलैंड हैं होक्काइडो और होंशु। इन दोनों के बीच में से निकलती है सुगारू जल संधि, जो कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। तातार जल संधि जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बीच में है, रूस में लाई करती है, पूर्वी रूस को सखालिन द्वीप से अलग करती है। फोवेक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और ये क्या करती है? साउथ न्यूजीलैंड के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है? स्टीवर्ट द्वीप है, और उसी स्टीवर्ट द्वीप को अलग करती है न्यूजीलैंड से। ठीक है, फोवेक्स जल संधि हो गया। उसके बाद फार्मोसा जल संधि। फार्मोसा जल संधि का नाम पहले ताइवान स्टेट भी हुआ था, पहले फार्मोसा स्टेट हुआ करता था, अब ताइवान स्टेट है, और ताइवान का ही पुराना नाम है फार्मोसा, इसीलिए इसको बोलते हैं फार्मोसा जल संधि। क्या करती है? साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से मिलाती है, और चीन और ताइवान को पृथक करती है। अब बच्चों ये सारी जो लोकेशन है, ये सारी लोकेशन में आपको एक बार में सारी लिस्ट देख के आपको ये मैप पे दिखा देता हूं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, कैसे कैसे हम इसको मैप पर दिखाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे मलक्का की। तो ये देखिए बच्चों, यहां पर ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा आइलैंड है, और ऊपर ये मलेशिया का भाग है, मलय प्रायद्वीप है। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में यहां पर है स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, स्टेट ऑफ मलक्का। और किस किस को अलग करती है? इधर ये यहां अंडमान आ जाता है, तो इधर ये अंडमान सागर है, और अंडमान सागर इधर ये आ जाता है, कौन सा? साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सागर से अलग करने का काम कौन सी करती है? यह है स्टेट ऑफ मलक्का। मैंने आप सभी को बताया था कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों को पृथक करती है, और अंडमान सागर और चीन सागर को मिलाती है। तो बच्चों ये एरिया पूरी दुनिया के 1/3 व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है बच्चों, और अगली कौन है इसी श्रेणी में? अगली है सुंडा और जावा सागर। तो बच्चों देखिए, ये सुमात्रा प्रायद्वीप है, और ये जावा आइलैंड है। ये सभी जो क्या भाग हैं? इंडोनेशिया के भाग हैं। तो इंडोनेशिया, ये जावा सागर हो गया, और ये हिंद महासागर इधर हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया। ये जावा आइलैंड के ऊपर ही यहां पर हो गया आपका जावा सागर। तो इसी को अलग करने का काम यहां पर करती है सुंडा जल, जोड़ने का काम करती है सुंडा जल संधि। और अगर अलग करने की बात की जाए, क्योंकि जल राशियों को तो जोड़ दिया, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ दिया, और अलग किसको करती है? अलग करती है ये आपका सुमात्रा द्वीप को और जावा द्वीप को। है किसके अंतर्गत? इंडोनेशिया के अंतर्गत ही है, क्योंकि जावा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, सुमात्रा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, और सुमात्रा को जावा से अलग करती है, और जावा सागर को इंडोनेशिया से, वो इंडियन ओशन से जोड़ती है। तो चलिए बच्चों, अगला है सुंडा जल संधि हो गया। उसके बाद पाक जल संधि। तो पाक जल संधि यहां पर इंडिया के पास है। ये देखिए, यहां पर इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर पाक स्टेट है। पाक स्टेट और बे ऑफ बंगाल के, यहां पर ये बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल को किससे जोड़ती है? बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है पाक की खाड़ी से। तो देखिए यहां पर बच्चों ये छोटा सा हिस्सा है जो जाफना प्रायद्वीप के ऊपर, जाफना कहां है? जाफना श्रीलंका में है। जाफना प्रायद्वीप का जो मतलब एक पतली सी पट्टी है, उससे भारत को अलग करने का काम कौन सी करती है? यही पाक स्टेट करती है। और पाक स्टेट के नीचे पाक की खाड़ी है, और ऊपर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ने का काम करती है? पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। इंडिया के मैप में आप इसको देख सकते हैं, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है पाक स्टेट। और पाक स्टेट कहां, किसको जो मतलब पृथक करती है? जाफना प्रायद्वीप को, श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को इंडिया से अलग करती है। उसके बाद युकाटन जल संधि। तो बच्चों यहां पर आ जाइए आप, युकाटन जल संधि के लिए अमेरिका में आ जाइए, और यहां पर देखिए ये आपका मैक्सिको है, और ये आपका क्यूबा है। देख लीजिए, क्यूबा और मैक्सिको, और क्यूबा और मैक्सिको के यहां पर मैक्सिको के साथ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहां पर है आपका कैरिबियन सागर। तो अलग किसको किया? मैक्सिको को क्यूबा से अलग किया, और मिलाया किसको? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को मिलाया। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और आगे चलेंगे तो आगे हमारा है मेसीना जल संधि। मेसीना जल संधि पूरी तरह से कहां है? भूमध्य सागर में है। और किसको मिलाती है? मेसीना जल संधि आपकी मिलाती है इटली और सिसिली को। तो बच्चों ये देखिए पीले रंग का यहां पर आपको इटली दिखाई देगा, इटली ये है, और इसके नीचे यहां पर सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप के बीच में ही यहां पर आपकी मेसीना जल संधि है। तो मेसीना जल संधि ये हो गई। और आपका
जब ओरंटो जल संधि की बात करेंगे तो ओरंटो जल संधि भी यही है, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को मिलाती है। और यहां पे आप देख लीजिए ये किसको जोड़ने का काम करती है, ये पूरी तरह से भूमध्य सागर के अंदर ही है। और यहां पर एड्रियाटिक सागर है और यहां पर आयोनियन सागर है। इटली और अल्बानिया, अल्बानिया यहां पर है, इटली और अल्बानिया को अलग करने का काम करती है ओरंटो जल संधि, और मिलाती किसको है, एड्रियाटिक सागर को और आयोनियन सागर को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बॉब अलमंडेव जल संधि, बॉब अलमंडेव जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या करती है, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी। तो बच्चों देख लीजिए ये इधर सऊदी अरब इधर आपको दिख रहा है, इधर आपको सूडान और इजिप्ट दिख रहा है, इनके बीच में ही यहां पर बड़ा सा है ये रेड सी, और यहां पर आपको यमन दिखाई दे रहा है, यमन के नीचे यमन की खाड़ी है। तो यमन की खाड़ी और लाल सागर को मिलाने का काम यहां पर ये स्टेट करती है, कौन सी, आपकी बॉब अलमंडेव। बॉब अलमंडेव आपकी क्या करती है, और दूसरा काम क्या करती है, इधर ये एशिया है, इधर ये अफ्रीका है, महाद्वीपीय जल संधि है ये क्या करती है, इधर ये एशिया है और इधर ये अफ्रीका है, इसको अलग करने का काम करती है। अफ्रीका का ये छोटा सा जिबूती और एशिया का ये यमन, इन दोनों को अलग करने का काम कौन सी करती है, बॉब अलमंडेव जल संधि करती है। इसीलिए इसे महाद्वीपीय जल संधि भी बोला जाता है। और लाल सागर को किससे जोड़ती है, अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। उसके बाद हमारा हो गया कुक जल संधि। कुक जल संधि के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये देखिए यहां पर ये पूरे पैसिफिक ओशियन में कौन सा है, न्यूजीलैंड है। उत्तरी न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से अलग करने का काम कौन सी करती है, कुक जल संधि करती है। उसके बाद आपका आ गया मोजाम्बिक चैनल। तो मोजाम्बिक चैनल बच्चों ये देख लीजिए येलो कलर का आपको ये मेडागास्कर दिख रहा है ना, मेडागास्कर का ही नाम है पुराना मालागासी, और ये आपको संतरी कलर का यहां पर मोजाम्बिक दिख रहा है, तो संतरी कलर का ये मोजाम्बिक है और ये है मेडागास्कर यानी मालागासी। तो इन दोनों के बीच में ही यहां पर मोजाम्बिक चैनल है। तो ये क्या करती है, मोजाम्बिक चैनल आपकी, हाँ हिंद महासागर में, ये पूरा हिंद महासागर ही है ना, तो हिंद महासागर के अंदर उपस्थित भी है और किसको, यहां मालागासी को और मोजाम्बिक को अलग करने का काम करती है। और उसके बाद आपकी आ गई मोजाम्बिक चैनल के बाद आ गया आपका नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल आपका आयरिश सागर और अटलांटिक सागर के बीच में है। तो बच्चों देख लीजिए यहां पर आपका ये आयरलैंड है, ठीक है, ये आयरलैंड है और आपका ये आयरिश सागर है, ठीक है, आयरिश सागर है और ये आपका अटलांटिक है पूरा। तो इस जगह ही आपकी कौन सी जल संधि हो गई, ये आपकी जल संधि हो गई नॉर्थ चैनल। तो इस जगह आपका नॉर्थ चैनल हो गया, ठीक है। किस किस को मिलाती है, किस किस को मिलाती है, आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से मिलाती है। और ये आयरलैंड है यहां पर और ये है इंग्लैंड, इन दोनों को अलग करने का काम करती है। तो आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग कर दिया और किसको मिला दिया, आयरिश सागर को अटलांटिक सागर से मिला दिया। उसके बाद टॉरस जल संधि, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाइए बच्चों। टॉरस जल संधि आपको यहां मिलेगी। टॉरस जल संधि क्या करती है, अराफुरा सागर और पापुआ न्यू गिनी को मिलाने का, ये अराफुरा सागर तो यहां हो गया, देख लिए ये जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का ये हो गया अराफुरा सागर, और पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी देखिए ये न्यू गिनिया है, यहीं पर आपका ये हो गया न्यू गिनी की खाड़ी, पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी। अब इन दोनों को तो जोड़ दिया, ये देखिए ये टॉरस जल संधि आपकी हो गई, इन दोनों को तो उसने जोड़ दिया। और अलग किसको कर दिया, अलग कर दिया इधर पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया। तो येलो कलर का ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर ऑरेंज कलर का पापुआ न्यू गिनी है, इन दोनों को अलग कर दिया। अराफुरा सागर को किससे जोड़ दिया, अराफुरा सागर को जोड़ दिया पापुआ गिनी की खाड़ी से। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। देखिए बच्चों मैं अभी तक आपको क्या बता चुका हूं, यहां का आपका स्टेट ऑफ मलक्का बता दिया, यहां आपका सुंडा जल संधि बता दी, यहां पर आपको कुक जल संधि बता दी, और इसके नीचे एक छोटी सी ये जगह है, इसके बीच में ही साउथ न्यूजीलैंड और इस छोटे से स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में यहां पर आपका फोवेक्स जल संधि है जो कि बाद में आने वाली है। तो बच्चों कौन कौन सी हो गई, अब आपका ये टॉरस जल संधि भी हो गया। अब बच्चों बात आ गई बॉस जल संधि की। देखिए बच्चों ये तस्मान सागर है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये तस्मान सागर हो गया इधर, और इधर ये साउदर्न ओशियन हो गया, मतलब ये अंटार्कटिक के आसपास जितना भी सागर है वो सभी क्या है, साउदर्न ओशियन है, साउदर्न पोल के आसपास है, इसलिए साउदर्न ओशियन कहलाता है। तो इसी साउदर्न ओशियन को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है कौन सी, ये हो गई आपकी बॉस जल संधि। ऊपर टोरस जल संधि, नीचे बॉस जल संधि, यहां पर कुक जल संधि, नीचे फोवेक्स जल संधि, यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का आपको बता दिया, यहां पर आपको सुंडा बता दिया, ठीक है। ऊपर यहां पर अगर आए तो आपको यहां पर बॉब अलमंडेव बता दिया। अब बात करेंगे, देखिए यहां साउथ चाइना सी को किससे, अंडमान सागर से अलग करने की बता दिया आपको। तो ये सारी अभी तक हो गई। अब इस एरिया में आपकी एक और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मक्कासर स्टेट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं बोनीफेसियो। बोनीफेसियो क्या करती है, यहां पर कॉर्सिका आइलैंड है और यहां पर सार्डिनिया आइलैंड है, दोनों इटली के अंतर्गत आते हैं। कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग करने का काम कौन सी करती है, यही बोनीफेसियो जल संधि करती है। और ये दोनों ही इटली देश के अंदर ही आते हैं, दोनों द्वीप किसके अंदर आते हैं,
सिसिली, इटली, परमा, मोडेना, टस्कनी, कॉर्सिका, सार्डिनिया, ये सब इटली के अंतर्गत ही आते हैं। तो अभी क्या है, कॉर्सिका को सार्डिनिया से अलग करने का काम करती है। और ये कौन सा, ये पूरा जो इटली है ना, इटली का ये वाला एरिया है, पूरा ही मेडिटेरियन सी के अंतर्गत आता है। और एड्रियाटिक सी हो गया, आयोनियन सी हो गया, एजियन सी हो गया, ये सभी इसी भूमध्य सागर के पार्ट हैं। मतलब एक छोटी जल राशि इसी का पार्ट है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसकी, ये अब हम ब्लैक सी वाला एरिया हम देखेंगे। उसके बाद बास्पोरस जल संधि। तो बच्चों इसके लिए मुझे आपको एक नया पेज लेना पड़ेगा, उसके मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों देखिए, यहां पर अजोब सागर है, यहां पर ब्लैक सी है, और यहां पर सी ऑफ मरमरा है, उसके बाद यहां पर एजियन सागर है। तो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया आपका अजोब सागर, ठीक है, ये हो गया आपका ब्लैक सी, ठीक है, और ये हो गया आपका सी ऑफ मरमरा, ठीक है, और ये हो गया आपका एजियन सागर, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप देख लीजिए कि जब आप कर्च जल स्टेट का नाम सुनेंगे, कर्च जल संधि, तो कर्च जल संधि क्या करती है, ये सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से मिलाने का काम करती है, ठीक है बच्चों। सी ऑफ अजोब को, अजोब सागर को ब्लैक सी से मिलाने का काम करती है। तो यहां पर कौन सी जल संधि हो गई आपकी, कर्च जल संधि। मैं आपको लिख देता हूं, कर्च जल संधि, इंग्लिश में इस प्रकार से स्पेलिंग होगी, कर्च जल संधि। उसके बाद बास्पोरस जल संधि, ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है, यहां पर आपकी बास्पोरस जल संधि हो गई। इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन पूरी तरह से तुर्की में है। और उसके बाद एजियन सागर और मरमरा सागर, ये सी ऑफ मरमरा है, इनकी लोकेशन, इनको मतलब मेरा जो इनका आकार है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा जो है वो ब्लैक सी है। सी ऑफ मरमरा तो छोटा सा है, सी ऑफ अजोब भी छोटा सा है, ठीक है। एजियन सागर आपका किसका हिस्सा है, भूमध्य सागर का हिस्सा है। तो ये हो गया आपका यहां पर बॉस्पोरस जल संधि। और यहां पर हो गई आपकी डार्डेनल जल संधि। तो डार्डेनल जल संधि को हम किस प्रकार से लिखते हैं, डार्डेनल्स, ठीक है बच्चों। और इसी जल संधि का नाम जो है, इसी को इसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ कोनेकल भी बोला जाता है, इसी को गल्लीपोली स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में एक गल्लीपोली कैंपेन भी हुआ था। जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जो विरोधी राष्ट्र थे उनके लिए एक गल्लीपोली, उनको हराने के लिए गल्लीपोली कैंपेन किया था। तो यही जो स्टेट है, इसी को गल्लीपोली बोला जाता है। यहीं से होकर एक संकरा रास्ता निकलता है एजियन सागर, क्योंकि इधर भी इटली है और इधर भी इटली है, इधर पश्चिमी इटली, ये सॉरी तुर्की है, इधर भी टर्की है और इधर भी टर्की है। इधर आप कह सकते हैं कि जो मतलब उत्तरी टर्की और दक्षिणी टर्की, इन दोनों के बीच में ही यहां पर आपका सी ऑफ वो स्टेट ऑफ कोनेकल है, यहां और यहां भी तुर्की है। ये दोनों, ये जो एरिया है ये पूरा तुर्की का है, नीचे भी पूरा एरिया तुर्की का है। इसीलिए यहां पर बास्पोरस जल संधि आपकी क्या है, बास्पोरस जल संधि आपकी यहां पर है, कर्च जल संधि आपकी यहां पर है, डार्डेनल्स या फिर आपकी गल्लीपोली या फिर कोनेकल, ये सब यहां पर है, ठीक है। और आपको 4 सागरों को मिलाकर भी दिखा दिया, सी ऑफ अजोब को, ब्लैक सी को, मरमरा सागर को और एजियन सागर को। तो ये 3-4 स्टेट आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों, और उसके बाद कौन सी आ गई, उसके बाद आपकी आ गई डार्डेनल्स हो गया, बास्पोरस हो गया, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहां है, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर के बीच में। तो बच्चों ये रहा अटलांटिक सागर आपका, और ये रही आपकी बेफिन की खाड़ी। और इसको अलग अलग किसको करती है, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। तो ये कलानित नुन्नाथ आपका ग्रीनलैंड हो गया, ये इतना बड़ा ग्रीनलैंड। देखिए बच्चों, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को पहचानने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। ग्रीनलैंड में ग्रीन नहीं है कुछ, सब व्हाइट है, मतलब सारी बर्फ ही बर्फ है। और आइसलैंड में कहीं आइस नहीं है, सब जगह ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। ये पूरी तरह से जमा हुआ जो है बर्फ से, ये है ग्रीनलैंड, और ये जो है नीचे आइसलैंड है। तो आइसलैंड में आइस नहीं है और ग्रीनलैंड में ग्रीन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बैफिन की खाड़ी को नॉर्थ अटलांटिक सी से जोड़ने का काम करता है कौन सी, बैफिन, ये डेविस जल संधि। और ग्रीनलैंड और कनाडा को, ये आपका कनाडा हो गया, ये आपका ग्रीनलैंड हो गया, इसको पृथक करने का काम करता है कौन हो गया, आपकी डेविस जल संधि हो गई। उसके बाद डेनमार्क जल संधि। तो बच्चों डेनमार्क जल संधि आपकी किस किस के बीच में है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के। मैंने आपको बताया कि ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, इसके बीच में ही यहां पर कौन सी है, डेनमार्क जल संधि है। डेनमार्क जल संधि है, कारण इसका यह है, डेनमार्क जल संधि लिखने का यह कारण है कि पूरा जो ग्रीनलैंड है, पूरा ये जो लिखा जाता है कलानित नुन्नाथ, ये पूरा ग्रीनलैंड किसके अंडर है, आज भी ये डेनमार्क के आधिपत्य में है। इसीलिए इसको डेनमार्क जल संधि बोला जाता है, क्योंकि वो पूरा डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसीलिए बच्चों ग्रीनलैंड और आइसलैंड को ये अलग करता है। और कौन सी जल संधि इसको बोला जाता है, डेनमार्क जल संधि बोला जाता है। और बच्चों अगली जो जल संधि है वो है डोवर जल संधि। और डोवर जल संधि क्या है, ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। देखिए बच्चों, यहां पर हमने जो पहले लिखा था ना, उसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छा दिख जाए यहां पर, ठीक है बच्चों। ये आपका फ्रांस हो गया, ये ब्लू बैंगनी कलर में आपको फ्रांस दिख रहा है, ऊपर ये पीच कलर में आपको इंग्लैंड दिख रहा है। इन दोनों के बीच में ही आपकी कौन सी है, आपकी डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि क्या करती है, इधर ये जो
पूरा इंग्लैंड के नीचे ये पूरी जो है ना, ये है इंग्लिश चैनल, एक संकरी सी गली है, उसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। और ये है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। इसी के बीच में आपकी डोवर जल संधि है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से मिलाने का काम करती है और साथ ही इंग्लैंड को या यूके को फ्रांस से अलग करने का काम करती है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी डोवर जल संधि हो गई। उसके बाद फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि क्या करती है? मैक्सिको की खाड़ी, मैंने आपको ये बताया था, ये मैक्सिको है येलो कलर का, यहां पर मैक्सिको की खाड़ी है और यहां पर ये पूरा अटलांटिक ओशियन है। इसी अटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम कौन सी करती है? अटलांटिक ओशियन को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है फ्लोरिडा जल संधि। और अलग किसको करती है? ये पूरा ग्रीन कलर का और ये अलास्का भी, ये पूरा ग्रीन कलर का आपको यूएसए दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ये येलो कलर के क्यूबा से अलग करने का काम करती है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि ने क्या किया? क्यूबा और यूएसए को अलग कर दिया और आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशियन साथ में मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ दिया। चलिए अगली बात क्या करेंगे? अगली बात करेंगे आप, फ्लोरिडा जल संधि हो गया, आप हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि क्या करेगी? आपकी पर्शियन गल्फ, आप देखिए पर्शियन गल्फ आपकी कहां है? ये आपकी पर्शियन गल्फ है। और कौन कौन सी और किसको जोड़ती है? ओमान की खाड़ी को। ये आपका ओमान हो गया पिंक कलर का, ये ओमान की खाड़ी इधर हो गई। तो हरमुज जल संधि, ये यहां पर एक हॉर्न, एक यूएई का एक हॉर्न बना हुआ है, एक तिकोना टाइप का वहां पे जो नक्शा है वो बना हुआ है, उसी के बिल्कुल ऊपर है आपकी कौन सी? हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि क्या करती है? एक तो फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और अलग करती है किसको? अलग करती है ओमान को, ईरान को। तो बच्चों देख लीजिए, ये आपका ईरान हो गया, ये बहुत बड़ा जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये आपका ईरान हो गया। और किसको? ओमान से अलग कर दिया। तो दो चीजों को जोड़ती है, स्थलखंडों को मतलब पृथक करती है। दो जल राशियों को जोड़ना और दो स्थलखंडों को पृथक करना। तो ईरान और ओमान को अलग कर दिया और जोड़ किसको दिया? पर्शियन गल्फ को किसको? ओमान की खाड़ी से जोड़ दिया। ओमान की खाड़ी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन या अरेबियन सागर कह लें, इसका ही एक पार्ट है। चलिए अगली जो बात करेंगे वो करेंगे हडसन जल संधि। तो हडसन की खाड़ी देखिए, हडसन जल संधि जैसे ही आ जाए आपको हडसन की खाड़ी देखनी है। हडसन की खाड़ी यहां पर कनाडा के आसपास है और ये किसको? नॉर्थ अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करना है। नॉर्थ अटलांटिक सागर ये रहा, हडसन की खाड़ी ये रही और पूरी तरह से ये दोनों ही कनाडा के अंतर्गत आते हैं। तो इस जगह आपकी हडसन जल संधि हो गई। हडसन जल संधि हडसन की ही खाड़ी को किससे जोड़ती है? अटलांटिक सागर से जोड़ती है और पूरी तरह से कनाडा के अंतर्गत ही है, किसी मतलब कनाडा के ही एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करने का काम करती है। उसके बाद आ गई जिब्राल्टर जल संधि। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको हल्के पिंक कलर का ये मोरक्को दिख रहा है और ये आपको स्पेन दिख रहा है ग्रीन कलर का। स्पेन कहाँ है? स्पेन यूरोप में है और मोरक्को कहाँ है? मोरक्को अफ्रीका में है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मोरक्को के अंतर्गत, मतलब यूरोप के अंतर्गत स्पेन को और अफ्रीका के अंतर्गत मोरक्को को अलग करने का काम करती है। दो महाद्वीपों को अलग कर दिया और पूरे अटलांटिक सागर को किससे जोड़ दिया? भूमध्य सागर से जोड़ दिया। भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ दिया और यूरोप और अफ्रीका को कहें या फिर स्पेन और मोरक्को को कहें अलग कर दिया। चलिए उसके बाद मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि यहां पर आपको मिलती है, ये आपको पिंक कलर का चीन दिख रहा है, चिली दिख रहा है, चिली के नीचे ही यहां पर मैगलन जल संधि है जो क्या करती है? साउदर्न अटलांटिक ओशियन और साउदर्न पैसिफिक ओशियन इसको जोड़ने का काम करती है। उसके बीच बिल्कुल नीचे कौन सा? ये देखिए यहां पर अंटार्कटिका शुरू हो जाता है और यहां पर आपका चिली शुरू हो जाता है। तो दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करने का भी काम किया और साउथ अटलांटिक ओशियन को साउथ पैसिफिक ओशियन से जोड़ने का भी काम किया। चलिए अब आगे बात करेंगे मक्कासार जल संधि। मक्कासार जल संधि कहाँ है? मैंने आपको बताया था कि ये जावा द्वीप है, जावा द्वीप से बिल्कुल ऊपर ये पूरा है जावा सागर। ठीक है, और जावा सागर को किससे अलग करती है? ये मैंने आपको बताया था, जावा सागर को ये अलग करती है सेलेवीस सागर से। तो बच्चों ये देखिए, ये इंडोनेशिया का ही भाग है, सुलेवेसी का ही नाम आप सेलेबीस के नाम से जानते हैं और इसी सुलेवेसी के नाम पर ही सुलेवेसी सागर है या सेलेबीस सागर है। तो सेलेबीस सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है और किसको अलग करने का काम करती है? इंडोनेशिया के ही दो हिस्सों को अलग करने का काम करती है। इंडोनेशिया का कौन कौन से हिस्से हो गए? ये तो सुलेवेसी हो गया और ये बोर्नियो हो गया। इन दोनों को ही आपस में अलग करने का काम करती है। चलिए उससे आगे चलेंगे, सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि कहाँ है? जापान सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो बच्चों ये आपको जापान दिख रहा है, ये छोटा सा ये आपको होन्शु दिख रहा है, ये छोटा सा क्यूशु दिख रहा है और ये बड़ा सा जो द्वीप दिख रहा है ये होक्काइडो है। जापान 3 द्वीपों से मिलकर बना है, होन्शु, होक्काइडो और क्यूशु। क्यूशु इधर नीचे है, इधर ये होक्काइडो है। होक्काइडो और होन्शु इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी करती है? आपकी
सुगारू जल संधि करती है। और किस किस को जोड़ती है? होक्काइडो और होंशू के मतलब इधर को पृथक कर दिया, और जापान सागर, देखिए ये पैसिफिक सागर है और इधर ये आपका जापान सागर है, ये सी ऑफ जापान है। इन दोनों को ही जोड़ने का काम कौन सी करती है? आपकी सुगारू जल संधि करती है। और जापान के ही दो द्वीपों को अलग करने का काम करती है। कौन कौन से? होंशू और होक्काइडो। और तीसरा कौन सा है? क्यूशो। क्यूशो से इससे कोई मतलब नहीं है इस जल संधि का, होंशू और होक्काइडो को अलग करने का काम करती है। उसके बाद आगे आपकी तातार जल संधि। तातार जल संधि आपकी कहां है? यहां पे पहले मिटा देता हूं तभी आपको दिखाई देगा। आपकी तातार जल संधि जो है इस जगह है, यहां पर। तो ये ओखोटस्क सागर आपका हो गया, इधर ये जापान सागर हो गया, इसके बीच में ही आपकी तातार जल संधि है। और तातार ये जो द्वीप है ना, ये पूरा ये रशिया का ही है। तो इधर भी रशिया है और इधर भी रशिया है। तो कहने का मतलब कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है कि मतलब ये दो किसी अलग को, ये रूस के अंतर्गत ही आ जाता है, रूस के दो हिस्सों के अंतर्गत आ जाता है। कौन सा? तातार जल संधि। और ये जापान सागर और ओखोटस्क सागर को मिलाता भी है, ठीक है। उसके बाद फोवेक्स जल संधि मैंने आपको बता ही दिया था कि ये स्टीवर्ट आइलैंड है और इस साउथ न्यूजीलैंड को के बीच में आपका फोवेक्स जल संधि है। और उसके बाद आ गई आपकी फार्मोसा जल संधि। तो बच्चों ये देख लीजिए, ये रहा आपका ताइवान, ठीक है, और ये रहा आपका मेनलैंड चाइना, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही है फार्मोसा जल संधि। और क्या करती है? ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से मिलाने का काम करती है। तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी तरह से इंपॉर्टेंट तरीके से बता दी। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही हो, वो टेलीग्राम ग्रुप से भी पूछ सकता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी पूछ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज करके हमारी जो मीडिया हेड है उन मैम को पर्सनल मैसेज करके उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हमारा जो ग्रुप डी का जो संकल्प बैच है वो 1 जनवरी से हम शुरू करने वाले हैं। और जैसे ही वो हम लाइव करते हैं बैच, आप एप्लीकेशन पे जाके उसको देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मतलब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप पे सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी, ग्रुप डी की भी, RRB NTPC की। और आप सभी को बच्चों को मैंने ये बताया है, कई बार बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपका नाम जो है IAS कोचिंग है लेकिन आप ग्रुप डी की तैयारी क्यों करा रहे हैं? तो बच्चों हमने एक तरह से समझ लीजिए कि मध्यम वर्गीय परिवारों या निम्न वर्गीय परिवारों के जो बच्चे हैं उनका पूरी तरह से ठेका ले लिया है। क्योंकि यही मैंने अपनी जिंदगी में भी किया। मैंने एक छोटी जॉब ली पहले प्राइवेट, उसके बाद मैंने एक सरकारी नौकरी ली, और उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन की, UPPCS की प्रिपरेशन की, 4 बार MA किया, 4 बार UGC नेट क्वालिफाई किया। तो बच्चों एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को चढ़ने के लिए एक माध्यम बनती है। तो इसी प्रकार से एक छोटी नौकरी भी मिल जाती है, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, माता पिता के ऊपर थोड़ा सा दबाव कम होता है कि बच्चों की जेब खर्ची कैसे आए, किताबों का खर्चा कैसे आए। एक छोटी सी जॉब, छोटी सी कह लीजिए, RRB NTPC की जॉब छोटी नहीं होती है, और ग्रुप डी की जॉब भी आप ये मत समझिए कि छोटी होती है। उसमें प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, हर 2 साल में एक प्रमोशन का चांस होता है। तो कोई भी नौकरी छोटी नहीं है बच्चों, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आपकी IAS की तैयारी कराएंगे। तो कहने का मतलब, जिन बच्चों ने एक छोटी सी कोई 4200 4600 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे में नौकरी ले ली है, उनको हम IAS की तैयारी कराएंगे। और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम ग्रुप डी की, RRB NTPC की, MTS की, SSCGD की नौकरी लगाएंगे। तो कहने का मतलब सभी सीढ़ियां चढ़ने में हम आपकी सहायता करेंगे। इसीलिए इस कोचिंग का नाम है अनंत IAS कोचिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आपको UPSC की तैयारी कराना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। बच्चों 7-8 साल तैयारी जब कोई बच्चा करता है और उसका कोई करियर नहीं बनता है, उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है, और वो माता पिता के ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट होता है उससे, तो बच्चों पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है बच्चों। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें पहले एक छोटी सी नौकरी भी ले लेनी है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाए। RRB NTPC की तो बड़ी ही मार्वलस नौकरी है, 12वीं की नौकरी बेस पे हो चाहे ग्रेजुएशन बेस हो, बहुत अच्छी नौकरी है, और उसमें प्रमोशन के भी बहुत चांस हैं। ग्रुप डी की वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे जो 2-3 साल पहले ग्रुप डी में आए थे वो बच्चे प्रमोट होकर टेक्नीशियन बन गए हैं, टेक्नीशियन से प्रमोट होकर ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, और उसके बाद वो 4200 ग्रेड में चले जाएंगे। तो बच्चों बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि पढ़ते रहिए। और लास्ट में मैं तो कहता हूं कि हर एक बच्चे को UPSC की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि UPSC की तैयारी हम इंसान के रूप में हमने जन्म जरूर लिया है, लेकिन हमें प्रॉपर इंसान बनाने का काम UPSC की तैयारी करती है। तो सिलेक्शन होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंसान बनना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए बच्चों पहले एक नौकरी लीजिए और अल्टीमेटली UPSC की तैयारी भी कीजिए, जो ताकि हमारा बौद्धिक विकास भी हो। हमारा आर्थिक विकास तो है ही है, हमारा बौद्धिक विकास भी है। तो बच्चों आप सभी को मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शुभकामनाएं देता हूं। RRB NTPC का बैच चल रहा है, RRB ग्रुप डी का बैच चलाने वाले हैं, और 15 जनवरी से जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उन सभी को UPSC की तैयारी कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं, जय हिंद, जय भारत।